दोस्तों, न्यू स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक चैप्टर कैलेंडर के बारे में। रीजनिंग के कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर दोस्तों, आप सभी ने नाम सुना होगा कैलेंडर, जिसका हम दैनिक में यूज लेते हैं। हर दिन, हर महीने, हर वर्ष कैलेंडर होता है। तो दोस्तों, कैलेंडर में होती है तारीख, और तारीख से मिलकर बनता है वर्ष। तो आते हैं हम दोस्तों वर्ष पे, कि कैलेंडर जो मुख्यतः होता है वो वर्ष के आधार पर होता है। और वर्ष कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? वर्ष होते हैं 2 प्रकार के। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? वर्ष होते हैं हमारे 2 प्रकार के। एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। एक होता है दोस्तों साधारण वर्ष और दूसरा होता है हमारा लीप वर्ष। तो ये है साधारण वर्ष और ये माना हमने लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष ये तो नाम दे दिया, लेकिन इनमें दोस्तों डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? किस आधार पर इसको हमने साधारण वर्ष कहा और किस आधार पर इसको हमने लीप वर्ष कहा? तो साधारण वो होता है दोस्तों जिसमें 365 दिन होते हैं। 365 दिन, अगर इसको हम और भी देखें तो 52 तो हमारे सप्ताह रहेंगे, 52 सप्ताह, और इसके बाद में एक दिन रहेगा अतिरिक्त। ऐसे ही अगर हम देखते हैं दोस्तों लीप वर्ष को, तो लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। 366 दिन, इसको अगर हम दूसरे फॉर्मेट में बोलें तो 52 सप्ताह होते हैं पूरे, और 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। तो ये है दोस्तों साधारण वर्ष, जिसमें 365 दिन होते हैं। 365 दिन को अगर हम दूसरे फॉर्मेट में बोलें तो 52 सप्ताह और 1 दिन। और ये है लीप वर्ष, जिसमें 366 दिन होते हैं, या फिर 52 सप्ताह और 2 दिन। अब चूँकि इनमें ये जो डिफरेंस आता है ये हर 4 वर्ष के अंतराल में आता है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष का जो अंतर होता है, यानी जो लीप वर्ष होता है वो हर 4 वर्ष के अंतराल में आता है। जैसे माना दोस्तों कि उदाहरण के लिए मैंने ले लिया कि अभी 2001 है, ठीक है। तो अगला वर्ष क्या आएगा? 2002, फिर आएगा 2003, फिर आएगा 2004। तो दोस्तों ये 2001 है, ये 2002 है, ये 3 है और ये 4 है। इनमें से लीप वर्ष कौन सा है? इनमें से लीप वर्ष होगा हमारा 2004। लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हैं? तो लीप वर्ष की साधारण सी पहचान है दोस्तों, 4 का भाग देकर लीप वर्ष को ज्ञात किया जाता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि लीप वर्ष आखिरकार कैसे निकालते हैं। तो जो हर लीप वर्ष होता है वो 4 वर्ष में एक बार आता है। अभी ये 2004 आ गया, अगला क्या आएगा? 2005, फिर अगला आएगा हमारा 2006, फिर आएगा 2007 और फिर आएगा 2008। तो ये 2008 भी हमारा लीप वर्ष है। तो दोनों के बीच में कितने वर्ष का डिफरेंस आया? 1, 2, 3 और 4। तो हर लीप वर्ष 4 वर्ष के अंतराल में रिपीट होता है। क्योंकि एक स्थिति ऐसी आती है जब लीप वर्ष होता है वो 4 वर्ष की बजाय 8 वर्ष में रिपीट होता है। वो कब होता है दोस्तों? जब शताब्दी चेंज होती है तब। जैसे मैंने लिया कि 1796, अब इसको देखेंगे ये लीप वर्ष है या नहीं। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 का भाग देते हैं, और 4 की विभाज्यता का नियम होता है कि पूरी संख्या में 4 का भाग देने के बजाय अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दे लिया जाए। इसमें देंगे तब भी वही परिणाम आएगा जो आखिरी के 2 अंकों में देंगे। तो लास्ट 2 डिजिट में जो हमने 4 से भाग दिया, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 का भाग पूरा गया और 24 बार गया, यानी कि ये हमारा लीप वर्ष है। अब 1796 के बाद अगर इसमें हम 4 वर्ष जोड़ें, 4 वर्ष क्यों जोड़ेंगे? लीप वर्ष प्राप्त करने के लिए। तो हमारे पास आएगा 1800। चूँकि दोस्तों इसमें 4 का भाग तो जाएगा, लेकिन जब भी किसी भी वर्ष के अंत में अगर अंत के दो डिजिट अगर 0 आते हैं तो उसको फिर लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए कि 4 का नहीं 400 का भाग दिया जाता है।
इस 1800 में हम 400 का भाग दे के देखेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 4 का भाग 18 में नहीं जाएगा, तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। फिर अगला आएगा हमारा 1804। चूँकि यहाँ पर लास्ट टू डिजिट 2 जीरो नहीं है तो इसमें हम 400 का भाग नहीं देंगे, 4 का भाग ही देंगे। तो इसमें जब 4 का भाग दिया तो आखिरी के 2 डिजिट में 4 का भाग देंगे, तो ये 4 एकम 4, 4 का पूरा भाग चला गया, यानी कि ये हमारा लीप वर्ष है। तो ये वैसे तो साधारण तौर पे दोस्तों हर लीप वर्ष 4 वर्ष के अंतराल में रिपीट होता है, लेकिन जब वही लीप वर्ष ऐसे शताब्दी से गुजरे जिस शताब्दी में 400 का पूर्ण भाग ना जाए, तो फिर वो लीप वर्ष 4 वर्ष के बजाय 8 वर्ष में रिपीट होता है। 4 वर्ष की बजाय 8 वर्ष में रिपीट होता है। जैसे उदाहरण के लिए ये देखा हमने 1796 एक लीप वर्ष है, इसके बाद फिर 1800 आएगा इसके 4 वर्ष बाद। चूँकि ये शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, शताब्दी का भाग दे के देखा, फिर 1804 लीप वर्ष है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, 8 वर्ष का डिफरेंस आया। तो दोस्तों देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि एक जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन 52 सप्ताह या 1 दिन होता है, और लीप वर्ष में 364 दिन 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। क्योंकि जो लीप वर्ष होता है वो हर 4 वर्ष में रिपीट होता है। हर 4 वर्ष में रिपीट क्यों होता है, 5 वर्ष या 6 वर्ष या 7 वर्ष, या फिर जो भी आपके दिमाग में आए वो उतने वर्षों में रिपीट क्यों नहीं होता, या फिर इस 4 से पहले 3 वर्ष या फिर 2 वर्ष या फिर हर 1 वर्ष, यानी कि हर वर्ष रिपीट क्यों नहीं होता। तो दोस्तों ये एक भौगोलिक स्थिति है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और अपनी धुरी पर भी पृथ्वी स्वयं घूम रही है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर स्वयं एक चक्कर पूरा करती है तब एक दिन होता है, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करती है तब एक वर्ष पूरा होता है। तो दोस्तों चूँकि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाना यानी कि एक दिन, यानी कि पृथ्वी पर जो एक दिन होता है वो कितने समय का होता है, पृथ्वी पर एक दिन होता है 24 घंटे का, इतने का ही होता है एक दिन। लेकिन दोस्तों ये पूरा 24 घंटा नहीं होता है, ये होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड होते हैं, यानी कि लगभग 24 घंटे के बराबर होता है। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, यानी कि एक वर्ष यानी कि 365 दिन। 365 दिन को हम क्या बोल सकते हैं, एक वर्ष बोल सकते हैं हम, एक वर्ष। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा लगाती है, यानी कि एक वर्ष हो गया सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाया तो, और अपनी धुरी पर घूमी, यानी कि एक दिन कितने का, 24 घंटे का। एक्चुअल में 24 घंटा नहीं, मेन वैल्यू इसकी ये है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो 365 दिन यानी कि एक वर्ष। और ये पूरे 365 दिन नहीं है दोस्तों, मेन स्थिति ये जो लीप वर्ष का डिफरेंस आता है ये यहीं से आता है। क्यों होता है दोस्तों कि ये 365 दिन ना होकर ये होता है 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 46 के लगभग कुछ सेकंड होते हैं, 46 सेकंड इतना होता है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड। अगर इसी को हम शॉर्ट में बोलना चाहें तो 365 दिन और लगभग में यहाँ लिख देता हूँ मैं कि 365 दिन और लगभग में 6 घंटे। तो 365 दिन और 6 घंटे का लगभग एक दिन होता है। तो दोस्तों
अगर इसको हम देखें तो 365 दिन और लगभग में 6 घंटे का एक दिन होता है, का एक वर्ष होता है। जब एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे हैं तो 2 वर्ष में 365 दिन 12 घंटे, 3 वर्ष में 365 दिन 18 घंटे और 4 वर्ष में 365 दिन और 24 घंटे। जैसे ही 4 वर्ष में 365 दिन और 24 घंटा पूरा हुआ तो वो जो 24 घंटा है वो एक दिन में परिवर्तित हो जाता है, एक दिन में बदल जाता है। जब एक दिन में बदल जाएगा तो फरवरी जो है वो 28 की जगह 29 की हो जाएगी, और फरवरी जब 28 की बजाय 29 की हो जाती है तो वो वर्ष हमारा साधारण वर्ष ना होकर कौन सा वर्ष बन जाता है? लीप वर्ष बन जाता है। तो दोस्तों ये भौगोलिक स्थिति है जिसके कारण वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर आता है। फिर ये स्थिति दोस्तों यहीं तक नहीं रहती, और भी आगे जाती है। देखते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ अभी। दोस्तों यह स्थिति यहीं तक सीमित नहीं रहती, ये स्थिति और आगे बढ़ती है। जैसे हमने अभी देखा कि एक जो दिन है वो लगभग में 24 घंटे का होता है, अगर पूरा कहें तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड इतने का होता है एक पूरा दिन। फिर एक जो वर्ष होता है वो होता है 365 दिन, अगर पूरा पूरा हम इसको बोलें तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड इतने का होता है। तो दोस्तों अब ये स्थिति आगे बढ़ती है। जैसे हर 4 वर्ष में ये जो लगभग 6 घंटे के बराबर होता है, एक दिन अतिरिक्त आ जाता है। ये पूरा पूरा एक दिन अतिरिक्त नहीं आ पाता है, कुछ कम हो जाता है। जैसे एक दिन 24 घंटे का होता है, अब चूंकि ये पूरा 6 घंटा तो है नहीं है, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड है, तो हर चौथे वर्ष में ये पूरा पूरा एक दिन नहीं बनता, 24 घंटे से कुछ कम बनता है, 24 घंटे से कुछ कम बनता है। और वो जो कुछ कम बनता है वो घटता घटता घटता, ये जो कुछ कम बनता है ये धीरे 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 घटता है। और जब ये घटता है धीरे धीरे धीरे, जब शताब्दी वर्ष आता है, शताब्दी वर्ष में जाकर ये पूरा एक दिन कम हो जाता है, शताब्दी वर्ष में जाकर ये पूरा एक दिन कम हो जाता है। और एक दिन चूंकि कम हो जाता है तो जो फरवरी है वो 28 की ना होकर 29 की ना होकर 28 की रहेगी फरवरी। और जब फरवरी 28 की रहेगी तो वो जो शताब्दी वर्ष है वो साधारण वर्ष होता है। शताब्दी वर्ष उदाहरण के लिए हम माने कि मान लो अभी 1700 चल रहा है, अब धीरे धीरे आएगा ये 1704, ये हमारा लीप वर्ष है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े 5, 6, 7, 8, तो ये 1708, ये भी हमारा लीप वर्ष है। धीरे धीरे बढ़ते गए, हम बढ़ते गए, यहाँ आए 1796, ये भी हमारा लीप वर्ष है। लेकिन जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे हमारा आएगा 1800, तो ये लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक जो दिन था वो 24 घंटे का था, यानी कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। और एक जो वर्ष था वो 365 दिन का था, यानी कि पूरा 365 दिन नहीं, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी कि इसको हम लगभग में क्या बोल सकते हैं? 6 घंटे बोल सकते हैं। अब ये 6 घंटे हर 4 वर्ष में 24 घंटे में बदल जाता है, हर 4 वर्ष में 24 घंटे में बदल जाता है, तो 24 घंटा एक दिन अतिरिक्त हो गया। एक ही दिन अतिरिक्त हुआ तो हर लीप वर्ष में जो फरवरी में है वो अतिरिक्त दिन जो जुड़ जाता है, और फरवरी 28 की जगह 29 की हो जाती है। अब चूँकि ये पूरा 6 घंटे नहीं है, इसलिए ये पूरा 6 घंटे नहीं है, इसलिए ये पूरा एक दिन नहीं है, कुछ कम है इसमें से कुछ कम होता गया। जैसे ही शताब्दी वर्ष आया, यानी कि उदाहरण के लिए हमने ये लिया 1704 एक लीप वर्ष से 24 घंटे का टाइम बढ़ गया। फिर 1708 एक लीप वर्ष से 24 घंटे का टाइम बढ़ गया। लेकिन दोस्तों ये पूरा का पूरा 24 घंटे नहीं बढ़ा, ये 24 घंटे से कुछ कम है। और वो जो कम है वो कम होता गया,
और वो अंत में जाकर 1800 पे इतना कम हो गया कि वो पूरा का पूरा एक दिन ही कम हो गया, एक दिन ही कम हो गया। और जब एक दिन ही कम हो गया, क्योंकि अभी तो ये बढ़ते आ रहे थे इसलिए ये लीप वर्ष थे, और लीप वर्ष थे तो इनमें फरवरी जो थी वो 29 थी। जब यहाँ पर एक दिन ही कम हो गया तो वो जो दिन कम होगा वो ना जनवरी में होगा, ना दिसंबर में, ना नवंबर में, ना अक्टूबर में। वो जो दिन कम होने वाला है वो फरवरी में होने वाला है। और फरवरी जो है यहाँ पर वो 29 ना होकर 28 की रहेगी फरवरी। फरवरी जो है वो 29 की ना होकर 28 की रहेगी। और जब फरवरी 28 की हो गई तो दोस्तों ये 1800 कैसा वर्ष है, हमारा साधारण वर्ष है। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि जो वर्ष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा साधारण वर्ष और दूसरा होता है हमारा लीप वर्ष। लीप वर्ष, साधारण वर्ष क्या होता है दोस्तों? साधारण वर्ष वह होता है, साधारण वर्ष वह होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए। उदाहरण के लिए हम देखें तो 1911, फिर अगला उदाहरण लें हम 1913, फिर अगला उदाहरण लें हम 1915, या फिर 2021, या फिर 2017। ये सभी कैसे वर्ष हैं दोस्तों? साधारण वर्ष। लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष वह होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाए। उदाहरण के लिए अगर हम देखें दोस्तों तो 2008, 2012, 2020, 2024 जो आने वाला है, और 1904, या फिर 1928, या फिर 1856, ये सभी कैसे वर्ष हैं दोस्तों? ये सभी लीप वर्ष हैं। लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हैं? 4 का भाग देकर। 4 का भाग अगर अंत में 2 जीरो ना हो तो उसमें डायरेक्ट 4 का भाग देकर लीप वर्ष ज्ञात किया जाता है। लेकिन यदि अगर किसी वर्ष के अंत में 2 जीरो हो तो फिर उसमें 400 का भाग देकर उसको लीप वर्ष ज्ञात किया जाता है। अगर उसमें 400 का भाग ना जाए तो फिर वह लीप वर्ष नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं देखूं कि ये जो 1800 है ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हम 400 का भाग लगाएंगे, और जैसे ही 400 का भाग लगाएंगे तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, फिर इसको काटेंगे तो ये 2 से कटेगा, ये 2 दूनी 4 और 2 नाम 18। चूँकि 2 का भाग 9 में पूरा पूरा नहीं जाएगा तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। अगर हम लें कि 1600, क्या ये लीप वर्ष है? तो चूँकि दोस्तों इसके अंत में 2 जीरो हैं, और 2 जीरो होने के कारण हम इसमें 4 का भाग ना देकर 400 का भाग देके ज्ञात करेंगे कि यह लीप वर्ष है या नहीं। तो दिया हमने इसमें 400 का भाग, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 का भाग 16 में दिया तो 4 चौके 16, यानी कि पूरा पूरा भाग चला गया। और पूरा पूरा भाग जाने का क्या मतलब है? कि यह हमारा लीप वर्ष है। तो दोस्तों ये था एक तरीका कि लीप वर्ष को कैसे ज्ञात करते हैं और साधारण वर्ष को कैसे ज्ञात करते हैं। लीप वर्ष को अगर उसके अंत में 2 जीरो ना हो तो सीधा सिंपल तरीका है कि उसमें 4 का भाग दे लो। अगर भाग पूरा पूरा जाता है तो वह लीप वर्ष है, और यदि भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो वह साधारण वर्ष है। यदि अगर कोई भी वर्ष है उसके अंत में 2 जीरो हैं, कोई वर्ष ऐसा वर्ष आया जिसके अंत में 2 जीरो है, जैसे 400, 600, 500, 700, 1200, 1600, 1800, जो भी आपके मन में आए, उसमें 400 का भाग देकर हम ज्ञात करेंगे कि वो जो वर्ष है वह लीप वर्ष है या फिर नहीं है। तो ये है दोस्तों 1800। इसमें चूँकि 400 का भाग पूरा पूरा नहीं गया तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। ये 1600 था, इसे हमने चेक किया, क्योंकि इसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला गया तो ये हमारा लीप वर्ष था। तो दोस्तों ये तो था लीप वर्ष को ज्ञात करना। अगली स्लाइड पर देखते हैं हम कि कैलेंडर करने के लिए मेनली 2 चीज़ ही मायने रखती है, एक है लीप वर्ष और दूसरा है दोस्तों विषम दिन। तो अभी तो मैंने बताया कि लीप वर्ष को कैसे ज्ञात किया जाता है और कैसे निकाला जाता है। अब हम अगली स्लाइड पर देखते हैं कि विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं और विषम दिन क्या होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि विषम दिन कैसे ज्ञात किया जाता है। विषम दिन यानी कि जो भी दिन हैं
उसका विषम करना है हमें, जो भी दिन है उसका विषम दिन ज्ञात करना, विषम दिन ज्ञात करना। दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, शायद आपको पता है या नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पता नहीं है। अगर पता हो भी तो यहाँ पर तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि अभी चल रहा है 2022, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, जैसे अभी हमारा 2022 चल रहा है, अब मैंने इस 2022 में से ये 22 कम किया, तो कभी ऐसा समय था जब 2000 शुरू हुआ था। फिर मैंने इस 2000 में से डायरेक्टली 1000 कम किया, तो कभी ऐसा समय था जब 1000 शुरू हुआ था। फिर मैंने इसमें से 999 कम किया, तो कभी ऐसा समय था जब 1 चल रहा होगा। जिस प्रकार से अभी हम बोलते हैं कि जैसे 10 मार्च 2022, 1 जनवरी 2022 या 2 फरवरी 2022, तो कभी ऐसा रहा होगा कि 1 यानी वर्ष भी 01, तारीख भी 01 और दिन भी 01, वर्ष महीना और तारीख। यानी कि जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, कैलेंडर का पहला दिन था, वो जो पहला दिन था हमारा, वो था कौन सा दिन था? वो था हमारा मंडे यानी कि सोमवार। दोस्तों कैलेंडर का जो पहला दिन था वो था मंडे यानी कि सोमवार। जब कैलेंडर का पहला दिन सोमवार था, तो कैलेंडर स्टार्ट कहाँ से होने वाला है? स्टार्ट होने वाला है कैलेंडर सोमवार से। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डे लिखता हूँ, सोमवार, सोमवार, ये मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, बृहस्पति या गुरुवार, बृहस्पति या गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार और रविवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। टोटल ये कितने दिन हैं दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये पहला, दूसरा, तीसरा बुधवार, चौथा बृहस्पतिवार, पांचवा शुक्रवार, छठा शनिवार और 7वां दिन रविवार। तो दोस्तों यहाँ पर चूँकि मैंने दिन की काउंटिंग की, तो मुझको टोटल कितने दिन प्राप्त हुए? 7 दिन। इस 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन है क्या? है क्या? अगर हो तो फिर बताओ। 7 दिन के अलावा 8वां दिन नहीं है। तो इस 7 दिन के अलावा 8वां दिन नहीं है, तो जब हम विषम दिन निकालेंगे तो उसमें हम ये जो टोटल 7 दिन हैं, तो इस 7 का ही भाग देते हैं। दोस्तों जब भी हम विषम दिन निकालते हैं तो 7 का ही भाग देते हैं। क्यों देते हैं 7 का ही भाग? क्योंकि टोटली दिन 7 हैं, 7 से अधिक हो ही नहीं सकते। जब हो ही नहीं सकते तो हम उसमें 7 का ही भाग देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो मैंने बोला कि 18 दिन, इसमें विषम दिन कितने होंगे? तो 18 में मैंने दोस्तों 7 का भाग दिया, 7 का भाग, 7 दूनी 14। जो भागफल आएगा या जितनी बार जाएगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जितनी बार भाग जाएगा या जो भागफल आएगा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो मेरा शेष बचेगा वही विषम दिन आएगा। कैसे? देखिए 7 का भाग मैंने दिया 18 में, 7 दूनी 14, 2 बार गया, उस 2 को मैंने अलग कर दिया। 14 और 18 का मैंने डिफरेंस देखा तो कितना आया? 4 डिफरेंस आया। तो ये जो 4 आया, इसी को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे हम विषम दिन। और चूँकि विषम दिन क्यों निकालते हैं? विषम दिन का एक तरीका है कि लीप वर्ष और विषम दिन ही हम कैलेंडर के लिए क्यों यूज करते हैं कि जब भी किसी भी तारीख को या किसी की भी डेट ऑफ बर्थ या किसी भी दिन की तारीख को, पिछले गुजरे हुए समय की कोई सी भी तारीख को अगर हमें ज्ञात करना है कि उस दिन कौन सा दिन था, तो उसमें यूज होता है दोस्तों लीप वर्ष और विषम दिन। तो विषम दिन यानी कि 7 का हमने जब भाग दिया और भाग देने के बाद जो भागफल आया उसको तो एक तरफ कर दिया, और जो शेषफल बचा, जो शेषफल बचता है वही हमारा विषम दिन होता है। 7 का ही भाग क्यों देते हैं? क्योंकि दोस्तों टोटल दिन 7 होते हैं, 7 के अलावा 8वां दिन हो ही नहीं सकता। यानी कि हर दिन हर 7 दिन के बाद रिपीट होता है। जब हर दिन हर 7 दिन के बाद रिपीट होएगा
8वां दिन जब बनेगा ही नहीं तो उसमें हम 7 का ही भाग देंगे। तो दोस्तों कुछ और देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया कि कितना 34 ले लिया मैंने कि 34 दिन में कितने दिन विषम दिन होंगे। तो जब मैंने 34 में 7 का भाग लगाया तो 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौक 28, 7 पंच 35। चूँकि 35 दोस्तों आगे निकल गया। अगर आगे निकल जाए उसका भी तरीका है, लेकिन यहाँ पर अभी देखते हैं नॉर्मल सा। 7 चौक 28 यानी 4 बार गया, और 34 और 28 के जब मैंने डिफरेंस देखा तो अंतर कितना आया दोस्तों, 6 अंतर आया। जब 6 अंतर आया तो ये जो 6 आया ये क्या है, मेरा विषम दिन है। तो दोस्तों ये है विषम दिन निकालने का तरीका। अब चूंकि इस विषम दिन के आधार पर हम 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे हो आते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं कि विषम दिन के आधार पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो 11 दिन बाद, तो 11 दिन बाद, तो 11 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 11 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज सोमवार है तो 11 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों आज सोमवार है, आज क्या है, सोमवार है। और सोमवार का मैंने लिखाया था दोस्तों कि शताब्दी का या कैलेंडर का पहला ही दिन सोमवार था, पहला ही दिन सोमवार था। तो जो सोमवार का जो कोड है वो क्या है दोस्तों, 1 है। इसके बाद में 11 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अभी जस्ट मैंने पिछली स्लाइड पे बताया कि कोई भी जो दिन होता है वो हर 7 दिन में रिपीट होता है, और हर 7 दिन में रिपीट होता है, इसलिए दिन को हम 7 से ज़्यादा बोल ही नहीं सकते। जब 7 से ज़्यादा नहीं बोल सकते तो जो भी दिन आता है उसमें हम 7 का भाग लगाते हैं, और जो शेष बचता है उसको हम जोड़ देते हैं। तो चूँकि ये 11 दिन हैं, अब 11 दिन में कुछ दिन ऐसे होंगे जो रिपीट हुए होंगे, रिपीट होने के लिए उनको हम निकालेंगे, 7 का भाग दिया तो 7 एकम 7, 7 आया, 11 और 7 का डिफरेंस 4, यानी कि 4 दिन हमारे क्या आ गए दोस्तों, 4 दिन हमारे विषम दिन आ गए। और ये जो 4 दिन विषम दिन आए इसी को हम इस दिन में जोड़ेंगे, क्योंकि जब 11 दिन तक हम गए तो इस एक में जब हमने 7 जोड़ा तो 8 दिन तक तो फिर से वो सोमवार था 8वां दिन। उसके बाद जो अगले 4 दिन थे वो ऐसे शुरू हुए तो सोमवार के बढ़ते हुए क्रम में थे। तो ये जो 4 दिन हैं इसमें मैंने 1 जोड़ा, सोमवार में 1, फिर इसमें 1 जोड़ा, फिर इसमें 1 जोड़ा, और फिर से मैंने इसमें 1 जोड़ा, यानी कि 1, 2, 3 और 4 जोड़े। तो सोमवार में 1 जोड़ेंगे, अगला दिन क्या आएगा, मंगलवार आएगा, फिर उसमें 1 जोड़ा बुधवार, फिर उसमें 1 जोड़ा गुरुवार, फिर उसमें 1 जोड़ा शुक्रवार। यानी कि यदि आज सोमवार है तो 11 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 11 दिन बाद कौन सा दिन होगा दोस्तों, शुक्रवार होगा। कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। कैसे निकाला, सोमवार है तो ये हमने सोमवार लिखा, सोमवार का कोड क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो 11 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 11 दिन, चूँकि हर जो दिन है वो हर 7 दिन में रिपीट हो जाता है प्रत्येक दिन, तो इसमें हमने 7 का भाग दिया, विषम दिन निकाले। जो भी विषम दिन आए वो इसमें जोड़ देना है। ये तो चूँकि दोस्तों मैंने तुमको समझाने के लिए डिटेल में लिखा है, इसको हम शॉर्ट तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसको मैंने मिटा दिया, इसको मैंने मिटा दिया, क्योंकि सोमवार का कोड 1 है और विषम दिन हमारे पास कितने आए, 4, तो 1 और 4 टोटली कितना हुआ, 5 हुआ। और अभी दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखे थे कि कुछ यानी टोटली 7 दिन और उनके कोड। तो सोमवार का कोड 1 था, क्योंकि शताब्दी का पहला दिन 1 था तो उसका कोड 1। मंगलवार का कोड 2 था, शताब्दी का दूसरा दिन वो था। फिर तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, और 5वां दिन हमारा शुक्रवार आया था। तो जो 5वां कोड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, वो रिप्रेजेंट कर रहा है शुक्रवार को। तो आज अगर सोमवार है तो आज से 11 दिन बाद शुक्रवार होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि मान लो कि यदि आज बुधवार है, यदि आज बुधवार है तो क्या ले लेना दोस्तों, ले लेते हैं अपन 23 दिन बाद। तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज बुधवार है तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों क्या करेंगे हम, सबसे पहले बुधवार को लेंगे हम बेड नाइट डे को। बेड नाइट डे का कोड क्या होता है? बेड नाइट डे का कोड यानी कि इसका जो वैल्यू है, जैसे सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पति या गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 और रविवार को हम 7 बोल लो या 0 बोलो, क्योंकि प्रत्येक चीज़ हर 7 दिन में रिपीट होगी, तो हर 7 बार में रिपीट होगी वो, तो या तो उसको 0 बोलो या फिर उसको 7 बोलो। तो बुधवार का कोड आ गया 3। अब इसके 23 दिन बाद पूछा है, तो 23 दिन में हम देखेंगे कि अतिरिक्त दिन कितने हैं, क्योंकि बहुत सारे दिन ऐसे जो रिपीट होकर आए, हमको केवल ऐसे दिन निकालना है जो अतिरिक्त दिन है। तो अतिरिक्त दिन निकालने के लिए इसमें हमने 7 का भाग दिया, 7 तिये 21, 3 बार गया, भागफल 3 को एक तरफ रखो, 21 आया। 21 और 23 का डिफरेंस कितना आया दोस्तों? 2। ये जो 2 आया है यही हमारा विषम दिन है। अब जो विषम दिन आया है वो इसमें जोड़ देंगे। बेड नाइट डे का कोड 3 है और विषम दिन हमारा 2 आया है, तो 3 और 2 5, और 5 कोड किस दिन का होता है? देखो दोस्तों अभी निकाला था हमने 5वां दिन जो है वो शुक्रवार होता है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? शुक्रवार ही आ जाएगा। तो दोस्तों देखो, यदि आज बुधवार है तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 23 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? शुक्रवार आएगा। तो दोस्तों ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कैलेंडर को लेकर, और डिटेल में मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये थी कैलेंडर के बारे में साधारण सी जानकारी। अगली वीडियो में मैं कैलेंडर के बारे में और भी इंटरेस्टिंग और रुचिकर बातों के साथ अगली क्लास लेने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करें जिससे हमारा और हमारी टीम का हौसला बढ़े। थैंक यू, बाय बाय।